बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 का आज पहला प्रोग्राम 2022 का आज पहला प्रोग्राम और पहला दिन। हम तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों को 2022 की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ है कि अल्लाह ताला 2022 सारे पाकिस्तानियों के लिए, सारे मुसलमान भाइयों के लिए रहमत और बरकत का साल साबित हो। हमारी ये दुआ है कि 2022 उन तमाम मुश्किलों और आफतों से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, हमारे पाकिस्तानी लोगों को महफूज रखे जो 2021 या उससे पहले हमने फेस किए, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला आफत की शक्ल में हमने फेस किया। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, महंगाई। यकीनन मैंने उसके लिए आफत का नाम यूज़ किया, एक आफत से कम नहीं थी महंगाई। और जो 2022 शुरू हुआ है, आज 2022 का पहला दिन है, वो महंगाई का हमने आज से ही सामना करना शुरू कर दिया है। यानी 2022 आज शुरू हुआ है, हम अभी 2021 को रो रहे थे और 2022 के शुरू होते ही वो महंगाई का एक तूफान जो हमें नज़र आ रहा था वो आ चुका है, बल्कि अब तक तो पहुंच चुका है हमारे तक और आप तक। हम इसके ऊपर बात करेंगे क्या वजह है, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई। 2021 में हमें मुसलसल गवर्नमेंट ये वादे देती रही कि घबराना नहीं, लेकिन अब मैं समझता हूँ बात इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम इसके ऊपर बात करेंगे 2022 में जो मिनी बजट आया है, अभी 2 दिन पहले हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने, हमारी हुकूमत ने जो मिनी बजट पेश किया उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि अवाम पे कोई बजट नहीं लगाया जा रहा, बल्कि कुछ एग्जाम्पशंस थी वो हमने वापस ली हैं। हमारे दरमियान जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो इस बात को डिस्क्राइब करेंगे कि वज़ीर ख़जाना साहब की बात किस हद तक सच है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सच तो बोलें, आवाम को सच बोलें, सच बोलने का सामना करें और सच बोलने की हिम्मत पैदा करें। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर इब्राहिम कसुम्बई साहब, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है KCCI के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद एक और दरमियान हमारे शख्सियत मौजूद हैं जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मिस्टर अतीकुर रहमान। सर आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा ताजिर इत्तेहाद की, जो हमारे दरमियान ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा मौजूद हैं, मिस्टर शेख हबीब साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इब्राहिम कसुम्बई साहब से कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि जी 2 अरब का तो बोझ पड़ेगा आवाम पे। 2 अरब का भी आवाम पे सर बोझ क्यों पड़े? ये 2 अरब तो फिगर गलत दे रहे हैं। 350 अरब का उनका टारगेट है। ये सारा जो मिनी बजट या आप सप्लीमेंट्री बिल कहेंगे तो उनका टारगेट ये है कि 350 अरब रुपए से वो निकालेंगे इकोनॉमी से और रेवेन्यू में बढ़ाएंगे। ये उनका टारगेट है। अब ये सिर्फ 2 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। मैं आइटम्स का जिक्र करूंगा वन बाय वन। डेयरी मिल्क है, ब्रांडेड मिल्क, उस पर उन्होंने बढ़ा दिया 10% से, उसको 17% कर दिया सेल्स टैक्स को। इसी तरह से कई और आइटम्स हैं जिस पर उन्होंने बढ़ा दिया, जिसमें फार्मूला मिल्क है, जिसमें और छोटी छोटी कई और आइटम्स हैं। लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना बजट के, अभी पूरे तरीके से आए नहीं हैं। SROs आते हैं जब फाइनेंस बिल अप्रूव होने के बाद, बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट जब करनी होती हैं, उसमें सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स को ये रिविजिट कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स अभी नहीं है कि किस किस शोबे में, किस किस सेक्टर पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, या विदहोल्डिंग टैक्स को जो एग्जेम्पशन थी उसको ख़त्म किया है। एक मिसाल आपको दूंगा उसकी, मिसाल के तौर पर राइस की, कि उन्होंने जो 5th शेड्यूल में एक होता है एग्जेम्पशन, होता है उनका 0 रेटिंग राइस, उसका एक्सपोर्टर्स का एग्जेम्पशन होता है, वो उन्होंने ओमिट कर दिया। वो उस पर था जो रॉ मटेरियल्स वो पैकेजिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। राइस की एक्सपोर्ट $2 अरब की है। अब उस पर उसकी जो पैकेजिंग मटेरियल आता है उस पर उनको एग्जेम्पशन थी। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग मशीनरी है, जैसे सॉर्टिंग है, जैसे उनकी जो है आपकी पॉलिशिंग मशीनरी है, दूसरी मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, उन सब पर से इन्होंने ये विड्रॉ कर लिया है एग्जेम्पशन। उसके नतीजे में इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। इसी तरह बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट की हैं, एक्सपोर्टर्स की हैं, जिसमें एग्जेम्पशंस थी, वो ख़त्म की। इसका मतलब उनकी लागत बढ़ेगी, वो इंडिया से या दूसरे कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर सकेंगे। कई और कंजम्पशन की आइटम्स हैं। इसके अलावा उन्होंने जो एक और काम किया है कि पहले CNIC की रिक्वायरमेंट थी सेल्स टैक्स में, कि अगर आपको CNIC कोई गलत दे देता है, आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं सेल्स टैक्स में और इनवॉइस दे रहे हैं बाकायदा, और इनवॉइस पर जब आपका बायर या परचेजर CNIC गलत दे देता है तो आपको उसमें ये फैसिलिटी थी कि अगर वो गलत देता है तो आपकी जिम्मेदारी या लाइबिलिटी नहीं होगी, उसको गुड फेथ में जो है FBR एक्सेप्ट करेगा। वो एग्जेम्पशन इन्होंने ख़त्म की। इसकी वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत बड़े मसले पैदा होने वाले हैं, और जो इस वक्त काम चल रहा है उसमें जो बिजनेस साइकिल है वो तकरीबन रुक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आ गया। इसी तरह से कई और आइटम्स हैं जिसमें इन्होंने, यानी बड़ी मामूली चीज़ होती है सिलाई मशीन जो घरों में यूज़ होती है, बेचारी ख़वातीन औरतें घरों में गारमेंट्स बना के और फिर वो बेचती हैं, या यानी वो आउटसोर्सिंग की हुई होती है बड़े यूनिट्स के लिए।
उसको उस पर उन्होंने एग्जेम्पशन खत्म की है। हालांकि उस पर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर आप जो है इस तरह, एक चीज़ जो उन्होंने की है वो, अब बात ये हुई थी कि लग्जरीज पर ये सारा जो एग्जेम्पशंस जो है वो ख़त्म की जाएगी जिसमें गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो बंदा, अब इन्होंने 2000 सीसी की गाड़ी पर 1 लाख से 2 लाख कर दिया। जो बंदा करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है उसके 1 लाख रुपए लिए क्या मानी रखते हैं? कुछ भी नहीं है, 1 लाख और दे देगा वो। लेकिन जो इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आ रहा है इसका, वो बहुत बड़ा है। हमें ज़रूरत नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त के जो मई 2021 तक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस में चला गया था, उसमें पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद जो गाड़ियाँ आई हैं, CBUs आए हैं, CKDs भी आए हैं, तो उसका तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए का एस्टीमेट मैं समझता हूँ कि वो हमारे ख़जाने से निकला है। इस वक्त इन हालात में जब हुकूमत स्ट्रक्चरल चेंज कर रही है, जो संभालने की कोशिश कर रही थी CAD को, उसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया। अब ये सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़ाने से ये बचत नहीं है। इसमें यहाँ पर देखना चाहिए था उन्हें कि फ़िलहाल हमें इन लग्जरी कार्स की ज़रूरत ही नहीं है। और 850 या 1000 सीसी पर उन्होंने फिर बढ़ा दिया, 850 सीसी तक उन्होंने एग्जेम्पशन रखा है। उसके अलावा 1000 सीसी पर उन्होंने भी, उस पर भी बढ़ा दिया। अब वो मिडिल क्लास के इस्तेमाल की चीज़ है। क्या बंदा सारी ज़िंदगी, एक प्रोफेशनल है, आप काम कर रहे हैं, यहाँ 1 लाख 2 लाख अगर तनख्वाह भी है, वो गाड़ी नहीं ले सकता या बैंक से लेगा? तो अब बैंकों को भी ये हुआ है कि बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री में फाइनेंस दें, वो रिटेल फाइनेंसिंग पर आ गए हैं। उन्होंने गाड़ियों को फाइनेंस करना शुरू कर दिया बेतहाशा। बहुत सा कैपिटल आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले, अच्छी बात है कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, क्योंकि पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। 350 अरब रुपए आएंगे कहाँ से आएंगे? अब के कई और आइटम्स हैं जो इन्होंने उसमें कंज्यूमर के आइटम्स। इब्राहिम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आपका बड़ा ऊंची तजर्बा है। हमारे वजीर ख़जाना, मोहतरम वजीर ख़जाना साहब ने कहा कि रेवेन्यू नहीं बढ़ाया, टैक्स नेट बढ़ाना मकसद है। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं हमारे नाजरीन को कि इस तरह टैक्स नेट बढ़ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि इस वक्त जो हमारा इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 18.34% पे, लेकिन ये जो अब आपने विड्रॉल किए एग्जेम्पशंस के और उसके बाद 17% सेल टैक्स लगा दिया है बेपनाह आइटम्स पे, तकरीबन लगभग 150 आइटमों पे लगाया। और जैसे अभी कुसुम्बी भाई ने बताया कि 350 बिलियन रुपए की रिकवरी की कोशिश की जा रही है इस सेल टैक्स के थ्रू। देखिए, इससे आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी और लगता है कि इन्फ्लेशन 18.34% से बढ़ के 22% पे चला जाए, विच इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक एंड इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक बात। दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं भी आपको इसकी मिसाल दूंगा। फिर आप ये देखें कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम एंड यूजर पर आएगा, कंज्यूमर पर आएगा, आम आदमी पर आएगा। बहुत अच्छी बात अभी कसमी भाई ने कही कि जब बड़ी गाड़ी है उस पर आपने लाख रुपए बढ़ा दिए तो जो करोड़ या 1.5 करोड़ देता है तो वो 1 लाख रुपए भी देगा, उसको फर्क। बात होनी चाहिए एक आम आदमी की। आम आदमी जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये होता है 82% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 82% ऑफ आवर पॉपुलेशन इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में है और वो परेशानी का आलम मजीद बढ़ जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आप बता दूं। आपने कहा कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल गुड्स का उसमें 17% GST लगेगा, ठीक है। बाद में वो कहा कि मेडिसिन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 रेट। ऐसा कुछ नहीं होता, रिफंड हो जाता है। ये सब बड़े लंबे केस चलते हैं। हमेशा ये हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो एंड यूजर पर इसको पास ऑन कर देता है इस प्रॉब्लम को। तो पता क्या चला कि मेडिसिन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगी। आगे पेनाडोल नहीं ले सकता, इतना बुरा हाल है बंदे का, तो वो और 17% ऐड करके मजीद मेडिसिन कैसे खरीदेगा? कुछ आइटम्स है जिसपे ऑब्जेक्शन है और वो रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप इसको जरा देखें, रिकंसिडर करें कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आना है। और मैं आपको वो 5 आइटम्स हैं, मैं उनको आपको 1 बाय 1 बता दूं। देखिए, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल का तो मैंने बता दिया। प्लांट एंड मशीनरी पे 17% आपने इसकी इंपोर्ट पे लगा दिया। भाई, प्लांट एंड मशीनरी तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में जरूरत होती है, वो आता ही है अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी तो इंपोर्ट किए जाते हैं। अब आप उसमें 17% GST लगा दें तो वो और महंगे होकर के आए। ये प्लांट एंड मशीनरी कोई मार्केट में बिकने वाला एक आम सौदा नहीं है। ये एक दफा आता है, ये लगता है तो ये प्रोडक्शन में काम आता है और ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। ये इसकी डेप्रिसिएशन होती है, ये बेची नहीं जाती मार्केट में ये प्लांट एंड मशीनरी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स काफी डिटेल में बता चुके हैं। तीसरा, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल का मैंने बताया। फिर फूड सप्लीमेंट्स, देखिए बच्चों के लिए दूध, बूढ़ों के लिए इंश्योर या दूसरी चीजें,
इसमें आप 17% आगे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो 17% और आपको ड्यूटी देकर कैसे अफोर्ड करेगा, इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज, एक मिसाल देकर बताता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा तक लगभग 15 से 18% के दरमियान है डेफिसिट, ठीक है, 15 से 18 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। वो डेफिसिट आपका 45 और 50 बिलियन डॉलर होता अगर आपको हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंस नहीं भेजते। आज का जो रिकॉर्ड है ओवरसीज पाकिस्तानीज का रेमिटेंस भेजने का, वो 32 बिलियन डॉलर है। उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा नैरो हुआ है। अगर उसको आप ऐड कर देते तो वो बढ़ के उस फिगर पे चला था। अब आपने उनके बैगेज पे जो ओवरसीज पाकिस्तान उस पर भी 17% लगा दिया। उनको रिलीफ दो ना, वो मुल्क की इकोनॉमी को सेव करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज हमेशा अपना किरदार अदा करते हैं जब भी इकोनॉमी शैकल हो रही थी। इसको लोकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा उसके नहीं, मैं एक पॉइंट और कह दूं उसके बाद जरूर। उसके बाद आपके पास एनर्जी सेवर्स हैं, लैंप्स वगैरह, आपने उसमें भी ड्यूटी लगा दी, एनर्जी सेवर्स होते हैं। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है कॉटन, जो अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ी पिछले साल, जो हमारे इंपोर्ट बिल पर एक बोझ बना, इस बार और कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है। हमने तकरीबन लगभग 8.8 मिलियन बेज क्रॉप की है। अब उस पर आपने उसके बीच पे 17% लगा दिया, तो आप इनकरेज कर रहे हो, उसको डिस्करेज कर रहे हो। बस ये चंद इंपॉर्टेंट चीजें जो आम आदमी को भी समझ आती हो, मैंने आम अल्फाजों में इसको बयान करने की कोशिश की। मैं शेख हबीब साहब बैठे हैं ताजिर इत्तेहाद के, आप रहनुमाई कराची के। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो बेसिक आइटम हैं, डबल रोटी, मक्खन, पनीर, इसके ऊपर भी उन्होंने टैक्सेस लगाए। इस पर हम आपसे बात करते हैं कि एक आम आदमी को मजीद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपसे मैं इसका जवाब लेता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शेख हबीब साहब से, जो कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। हमने उनसे पूछा था जो बेसिक आइटम्स हैं, जो बेसिक नेसेसरी की चीज़ें हैं, डबल रोटी, मक्खन और जो डेयरी आइटम है, वो भी काफ़ी महंगी हो जाएंगे, तो एक आम कंज्यूमर को कितना फ़र्क पड़ेगा सर उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कहने का कि बिल्कुल ये डेयरी मिल्क और इसे तमाम बेकरी के आइटम आपने बताया, फूड के मक्खन, मैं कहता हूँ खाने पीने की हर वो एशिया, चाहे वो सब्जी हो, दालें हो या कोई और आइटम हो, किसी चीज को नहीं बख्शा जा रहा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था घबराना नहीं 2018 में। ये 2022 में आज पहला दिन है और आज पहले दिन इन्होंने कैसा तूफान बर्पा कर दिया कि पेट्रोल के नाम पे, जबकि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहता था कि जब जिस दिन जो पेट्रोल पे कोई पैसे बढ़ाते हैं वो हुकूमतें चोर होती हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 7 दफा पैसे बढ़ा दिए पिछले 3 साल के अंदर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करना क्या चाह रही है। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है वो बेहद परेशान है। इनके दावे और वादे जो ये कहे थे इन्होंने कि जी हम हुकूमत में आएंगे तो हम हमारे पास 200 टेक रिकॉर्ड है, हमारे पास ये लोग हैं, हम IMF का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। बदकिस्मती से आज IMF की हर बात कर रहे हैं, हर IMF की गोद पे बैठ गए हम। जो मकसद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको हम IMF की तरफ गिरवी करने जा रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम चीज़ें हम IMF को गिरवी करने जा रहे हैं। और मुझे लगता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बेहद परेशान है। इस सैलाब से हम तबाही की तरफ चले जाएंगे। मेरे प्राइम मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा कि जो इनके साथ लोग बैठे हैं वज़रा, वो इनको सजबाग क्यों दिखा रहे हैं। कराची की आवाम 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। चारों सूबों से लोग आके यहाँ रोज़गार कमाते हैं। आप अंदाज़ा देखें कि कराची की हालात इतनी बुरी पोजीशन हो गई है कि छोटा SME जो ताजिर है वो इस वक्त फाका कशी की तरफ आ गया है। और आवाम जो है, मैं समझ रहा हूँ कि जो 20,000 रुपये की सैलरी काम करने वाला शख्स मजदूर, वो अपने बच्चों के लिए पैकेट दूध नहीं खरीद पा रहा। मतलब दूध का डब्बा नहीं खरीद सकता। वो सब्जी लेने जाता है मार्केट के अंदर, 10 दफ़ा वो हिसाब लगाता है पैसों का। परचून की दुकान पे खड़े होकर अगर आइटम निकलवा लेता है वो ग्रोसरी की चौन पे, तो वो अगर 1,000 का नोट लेके आता है, बिल बनता है 1,300 रुपये का। वो फिर उसमें से आइटम कम करा रहा होता है कि यार इसमें से ये इतना, तो इसका वजन ये कम दे देता। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरी समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ पर इतना मुतमईन है कि घबराना नहीं। जब पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम कब्र में उतर जाएगी तब हमें कुछ सोचना होगा। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कोई विजन नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे हमारा मुल्क जो है हालत जंगी की तरफ ना चला जाए। सर, आपने जो ताजिरों की बात की ना, एक आम कंज्यूमर ही बड़ा परेशान है। सर, आम कंज्यूमर हमारे साथ ही मिल गया ना। देखिए, हम ताजिर जब बाद में है, छोटा ताजिर, हम पहले एसओसी में आ जाते हैं ना, आवाम में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आवाम अगर मेरे घर में भी अगर आइटम परचेस करने के लिए आएगा तो वही, आप मीडिया पर्सन पे आपकी फैमिली अगर जाती है तो उनको पता है
ये बैठे हुए हैं मेरे भाई, ये खुद बता देंगे इस चीज़ को कि जो तमाम इकलूस में लेके बैठे हुए हैं, माशियात को देखते हैं तमाम चीज़ों को, तो छोटे से छोटा आदमी इस वक्त बेहद परेशान है। 20,000 रुपये की सैलरी काम करने वाला शख्स, वो 20,000 रुपये 10 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। इस वक्त ये पोजीशन है कि 10 रोज के अंदर वो पैसे खत्म हो जाते हैं। 20 दिन के लिए वो इतना शदीद परेशान है कि वो लोगों के आगे हाथ फैला रहा है। ठीक है, मैं इब्राहिम भाई आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, जैसा कि हमारे भाई शेख हबीब साहब ने IMF का जिक्र किया, तो ऐसा स्टेट बैंक का भी जिक्र किया, तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है नहीं रहा, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ IMF हो गया है। हमारे पिछले प्रोग्राम में फजल दादा भाई ने भी ये कहा था कि ये स्टेट बैंक ऑफ IMF होने जा रहा है, तो ऐसा ही है। देखिए, हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। IMF इतने मोहताज हैं शेख हबीब साहब ने। IMF आपको ब्रॉड आउटलाइंस देता है, गाइडलाइंस देता है कि जी इतना रेवेन्यू आपको टारगेट या इतना एग्जेम्पशंस आपको इस अमाउंट की कम करनी है। अब ये स्पेसिफिक माइक्रो मैनेजमेंट IMF नहीं करता। आपको खुद बैठकर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, वो बैठकर फैसला करते हैं कि किस किस आइटम पर एग्जेम्पशन खत्म करनी है। मैंने ऑटोमोबाइल का जिक्र किया कि 2000 सीसी पे सिर्फ एक लाख बढ़ाया उन्होंने, ज़्यादा बढ़ा सकते थे। इसलिए चॉइसेस होती हैं। उन्होंने कुछ लोगों को बिल्कुल एग्जेम्प्ट अब भी रखा हुआ है और कुछ को वो ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी लॉबी नहीं है या जिसकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, उन पर उन्होंने मुसलसल वो बोझ डालते गए हैं और वो एग्जेम्पशंस ख़त्म किए हैं जो ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मिसाल दी थी राइस की, इसी में जैसे अतीक साहब ने जिक्र किया कि प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रोडक्शन में जाती है, कोई तुक नहीं है इसका। अब रॉ कॉटन में मैंने इसमें जो देखा है, स्टडी किया है, तो रॉ कॉटन का भी जिक्र है। आपकी क्रॉप है, ठीक है, इस दफ़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी आपकी 11-12 मिलियन अगर बेल्स की रिक्वायरमेंट, तो इंपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। अब उसको 5 to 10% करने की क्या तुक थी? इसलिए कि मशीनरी पर इन्होंने पिछले बजट में और उसके बाद फैसिलिटेट किया है कि जी प्लांट एंड मशीनरी पर ये उन्होंने बैंकों ने कर्जे दिए हैं कंसेशनल रेट पे, TRF प्रोग्राम के तहत टेम्परेरी रिलीफ है उसका। वो मशीनरी बहुत ज़्यादा बुक हुई है, बहुत प्लांट आ रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उन्होंने बहुत बड़ी इंपोर्ट की है और वो प्लांट अभी पहुँचे भी नहीं है। अब वो रॉ मटेरियल उनके पास नहीं होगा और वो आप उस पर लगा देंगे तो वो कैसे चलेगी? वो तो आइडल, वो तो सिक यूनिट बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और IMF की बात के बाद आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया। स्टेट बैंक जो ऐसा है कि ये दुनिया में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस होता है, लेकिन ये उस वक्त तक होगा जब तक आप IMF के प्रोग्राम में हैं। अब अपना घर ठीक कीजिए, ठीक है, और आप IMF से निकल जाइए। कोई ज़बरदस्ती आपको थोड़ी कोई पकड़ के ले जाएगा वो, लेकिन आपने अपना घर गुज़िश्ता, ये मैं सिर्फ 3 साल का मसला नहीं है, ये हमें रियलिस्टिकली और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये 30 साल 40 साल में कंटिन्यूस हमें एक नशा है, हेरोइन का की तरह का नशा है, जो मुसलसल हम बोरोइंग पर रहे। IMF से ना मिला और मकामी बैंकों से और स्टेट बैंक से बोरोइंग होती रही। अब स्टेट बैंक से हर हुकूमत जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उसने अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए जो फिजिकल डेफिसिट था वो उसको बचाते रहे, उसको कम रखते रहे, डिलिबरेटली उसको पूरा करने के लिए वो स्टेट बैंक से बोरो करते रहे। तो इसका मतलब आपके कर्जे, डोमेस्टिक डेट ज्यादा है इंटरनेशनल डेट से, आपको पता है इसका। जी। और आपके बजट में फिर अगर 2000 अरब रुपए इंटरेस्ट में जाएंगे तो आप फिजिकल डेफिसिट कहां से पूरा करेंगे? तो ये तो एक कंटिन्यूस साइकिल चल रहा है और ये कुछ मार्जिन हमें इनको भी देना पड़ेगा कि इनको बहुत सी चीजें मिली भी और माइंस बिछाई हुई थी जाने से पहले। उन्होंने मिसाल के तौर पर एक्सचेंज रेट को अगर एक जगह पर आपने बरकरार रखा हुआ अनरियलिस्टिकली, ज़बरदस्ती कि भाई इंटरवेंशन कर करके, IMF कह रहा है आप इंटरवेंशन मत करो, इसको रियलिस्टिकली आप इसके नतीजे में आपका एक्सपोर्ट बढ़ी है। लेकिन मरतबा हम IMF के पास गए और उसके हर प्रोग्राम से हम निकले हैं। 2 या 3 शायद हमने कंप्लीट किए हों, हम कंप्लीट कभी नहीं कर पाते। 20-21 मरतबा जो पिछली गवर्नमेंट से आपके पास इकोनॉमिक मैनेजर, देखिए ये मुल्क जो है ना, ये गोल्ड है, गोल्ड माइन है, इतनी रिसोर्सेज हैं, हर चीज है, एग्रीकल्चरल लैंड, काम करने वाले लोग, पानी, ठीक है, 4 मौसम, 4 सीजन्स। तो मैनेजमेंट की बात है सारी। और जो लोग आकर बैठते हैं, या तो बैंकर बिठा देते हैं ये लोग, या कोई ग्राउंड रियलिटीज का जिसको पता ही नहीं है कि आम आदमी पर क्या गुजर रही है और क्या। इनके पास चॉइसेस थी, दे हैड अ बेटर चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ डेफिसिट एंड अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ अबाउट 350 बिलियन। वो अपने लूप होल्स ठीक करें, उनकी कलेक्शन, दूसरा इससे अहम चीज, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम करें ना। एक्सपेंडिचर पे उन्होंने कहीं देखा नहीं हमने कि कहीं से एक्सपेंडिचर को कट किया हो। भाई आप हमारा पेट काट रहे हैं, अब अपना पेट भी काटे। खाली पेंशन का बिल आप देख लें कितना है। तो ये तो एक वहां बैठकर पहाड़ी पे ये लोग फैसले कर रहे हैं और देख नहीं रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और
आखिरी बात ये कहूंगा कि स्टेक होल्डर्स के साथ आके बैठो, कंसल्ट करो कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, बोर्ड लें उनको, तो हम इन्हें बताते कि भाई ये ना करो, ये कर लो, ठीक वी कैन टेल देम कि क्या चीज आप खत्म कर सकते हैं। अतीक रहमान साहब, जैसे लेट सपोज वजीर खजाना साहब ने कहा 343 अरब रुपए, लेट सपोज अगर वो हासिल भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हमारे दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए फैक्चुअल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ ये कहते रहे कि IMF ने ये कर दिया, IMF ने वो कर दिया, वो ठीक नहीं है। बात सारी ये है कि जब हम स्टेट बैंक का जिक्र करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग में रीफाइनेंस स्कीम्स के तहत कोविड में बहुत मदद की है। कई किस्म की रीफाइनेंस स्कीम्स आई हैं जिसने लोगों को सहारा दी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि छोटा ताजिर जो है, स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के तकरीबन लगभग SMEs 35% SMEs, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो कारोबार से बाहर हुए। उनको वापस लाने में किसी की मदद और कुछ नहीं हुई। ये रीफाइनेंस स्कीम्स आई हैं जिसके तहत उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। एक्सेस टू फाइनेंस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का भी और आवाम का भी, उसमें स्टेट बैंक ने काफ़ी किरदार अदा किया। अब जहाँ तक रह गई IMF की बात, देखिए हमें एक बात फैक्चुअली सोचनी चाहिए कि हमारा एक्सटर्नल डेट कितना है, बैरूनी कर्जा कितना है। हमारा इस वक्त बैरूनी कर्जा लगभग $130 बिलियन है। इस $130 बिलियन के साथ साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं और से पैसे मिल जाए जो कि नहीं मिल रहे। ठीक है, अब वो पैसे नहीं मिल रहे तो हमारी एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी जो है एक हमारी IMF से $6 बिलियन की, वो ड्यू है 12 जनवरी को। एक उनकी मीटिंग है, उसमें उसको उन्होंने फाइनलाइज करना है। उस एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी को हासिल करने के लिए IMF की कुछ शराइत होती है, वो शराइत आपको खुद पूरी करनी होती है। आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आप क्या करें। अब इनका प्रेरोगेटिव ये था कि इन्होंने उन चीजों पर टैक्स लगा दिया जिस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। उसने थोड़ी आपको कहा कि आप यहाँ पर टैक्स लगाओ। ये फैक्चुअल पोजीशंस पे जाकर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हम अपने एक तरफ एक्सटर्नल डेट्स को लेके बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल डेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे फिस्कल डेफिसिट है, हुकूमत चलाने के पैसे नहीं है। ये तमाम चीजों को पूरा करने के लिए एक पूरा गोरख धंधा है जिसको एक इस तरह करना चाहिए जिसमें अपर लेवल पे एक ही चीज आना चाहिए कि एक आम आदमी जो है वो सिसक रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक का बिल, मैं हमेशा कहता हूं अपने तमाम प्रोग्रामों में और आज फिर आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक का बिल तो एक आम आदमी का इतना आता है, उसकी तनख्वाह से ज्यादा आता है। वो खाएगा कहां से, बच्चों को दवाइयां कहां से लाके देगा, उनकी फीस का, लोग अपने स्कूल से बच्चों को उठा रहे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ जो आज आपका प्रोग्राम आपने किया है कि फाइनेंस का जो सप्लीमेंट्री बिल आया है, इसमें इनको चाहिए कि जो हमारी सिफारिशात आपके सामने आ रही हैं उन सिफारिशात को कंसीडर करें, उन आइटम्स को निकालें, वो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अल्लाह करे हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंचे। साहब इसमें थोड़ा ऐड करूंगा मैं, अगर इजाजत हो तो। देखिए आपका जो इस वक्त ये जो भी हुआ है ना, और इससे पहले भी बजट्स आते रहे, जितने भी बजट्स और ये तमाम तरह डिपेंड या दारोमदार इनका इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे 17% वैसे ही ज्यादा है इटसेल्फ। दुनिया में कई मुल्कों में ये इस तरह नहीं है, रीजन में भी नहीं है। और उसके बाद ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो आगे पास ऑन हो जाता है। किसको पास ऑन होता है? जो छोटे तबका है, जो आगे पास ऑन नहीं कर सकता, जो एंड कंज्यूमर है, उस पर ये सारा बर्डन पास ऑन कर देती है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कॉरपोरेशन हो। अब पिछले सालों के मुनाफे देख लें, पिछले साल के देख लें, बड़े हैं, कम नहीं हुए। बड़े बड़े लोगों के जो कई ऐसे हैं जो टीवी पर आकर लेक्चर भी देते हैं, लेकिन मुनाफे उनके बहुत ज्यादा हैं। तो इसका बर्डन पास ऑन कर दिया जाता है। ये जितना भी 17% है या जो भी है, और उसमें एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये कंज्यूमर पर ये सारा पास ऑन कर दिया जाता है। इनको मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना। अगर चाहे FBR हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स को इन्होंने लगभग टच नहीं किया है। वहां आप जाए ना, आप डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स में इनका कलेक्शन बहुत नॉमिनल है, और वो भी ये है कि पोर्ट से मिल जाता है, इंपोर्ट पे मिल जाता है विदहोल्डिंग टैक्स। इन्हें तो काम नहीं, इनको 20,000-22,000 एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। आज अगर डिजिटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, अभी भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसी से वास्ता फिर रह जाएगी, लोगों को पता होना चाहिए। देखिए उन इकोनॉमिक्स पे सेल टैक्स लगा करते हैं, वो गवर्नमेंट सेल्फ टैक्स पे रिलाई करती है, जहां पे दो बातें होती हैं जिनके मुल्कों में। एक तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, हमारी पर कैपिटा इनकम आपके सामने, सेल टैक्स वैसे ही लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटीज मिलती है लोगों को। सोशल सिक्योरिटीज क्या मिलती है? क्या एजुकेशन में सपोर्ट मिलता है, क्या हेल्थ में सपोर्ट मिलता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिलता है। क्लियर हो गई बात? ये दोनों चीजें हमारे यहाँ का फुकदान है। ना हमें सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज मिलती है, ना पर कैपिटा इनकम ज्यादा, लिहाजा सेल टैक्स तो लागू होता ही नहीं। गवर्नमेंट्स को इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाना ही नहीं चाहिए। ओके अतीक भाई, मैं आपका जवाब देता हूं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने पैनलिस्ट में इस वक्त
शेख हबीब साहब जो कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि इस बजट में नज़र आ रहा है मुख्तलिफ चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाए, गोश्त एक आम आदमी की पहुंच से दूर था, एक चिकन था जो कंपेरेटिवली सस्ता था, लेकिन उसके पोल्ट्री के ऊपर भी 70% GST लगा देगा पोल्ट्री की फीड पे, तो वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, मुर्गी का गोश्त खाना भी एक ख्वाब बन जाएगा। मुर्गी का गोश्त तो अब देखें पिछले दिनों जो रेट्स है उसके अंदर भी मकसद है कि ये मार्केटिंग जो है ना, समझ में नहीं आ रहा कि ये मार्केटें जो है, ये तमाम जो चीज़ें जो है किसके हाथ में जा रही हैं, ये तमाम इन्वेस्टर इनमें आ गए हैं या क्या मामला हो रहे हैं कि गरीब की आवाम की गरीब से हर चीज़ नीचे निचोड़ी जा रही है। अब मुझे बताइए कि 20,000 रुपये की सैलरी पर्सन जो है मुर्गी खा के अपने बच्चों का गुजारा कर दिया करता था कि एक आधा किलो 1 किलो मुर्गी लाके और उसके अंदर सब्जी डलवा के अपने बच्चों का गुजारा कर लेता था। आज उस पर भी 17% लगा के आप ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस हुकूमत को हो क्या गया है कि यानी कि गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो रही है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि स्ट्रीट क्राइम में इस वक्त इतना इजाफा हो चुका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। धैर्य रोजगार नहीं होगा, हम लोग नौकरी से लोगों को फारिग करेंगे, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? आप ये देखें 90 में से अगर 100 में से अगर 10% या 15% जो पकड़े जाते हैं लोग, जब हमसे जाके सवाल करते हैं तो हमें यही रोना रो रहे होते हैं कि जी मेरे बच्चे को अब खाने के लिए नहीं है, मेरी नौकरी चाहिए, 2 साल से मैं कोविड के हवाले से बहुत परेशान हूँ, मेरे पास खाने की ज़राए नहीं है, मैं किराया नहीं दे पा रहा, मैं अब अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, तो मजबूरन मुझे जो नहीं काम करना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हुकूमत को देखना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं देखेंगे, देखिए हुकूमत आवाम नहीं जानती, छोटा ताजिर तबका और छोटी आवाम जो आम आवाम है वो ये चीज़ को नहीं जानती कि हुकूमत इसको किस तरह मैनेज करेगी। ये जो दावे और वादे करते हैं ना, लोग इन पर यकीन कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पिछली हुकूमतों को इतना चोर डाकू बेईमान सब कुछ कह दिया, आवाम को इतना इन्होंने वो किया कि इन्होंने कहा जी हम दूध की नदी बहा देंगे और हम जो मकसद है कि IMF जो मामला थे हम कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, और जो लूटी हुई रकम है जो इस मुल्क से ले गए उसे हम वापस लेकर आएंगे, और ये 1100 अरब रुपए रोज़ का जो मकसद है कि करप्शन होता है उसे हम ब्रेक करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो अब आवाम जो है ना बेवकूफ़ नहीं बनेगी। मज़ीद मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ जो सिलसिला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पहली फुर्सत में इसको बैठ के देखना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर गरीब आवाम का बजट नहीं बनेगा, गरीब आदमी अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक शॉपिंग नहीं कर सकेगा, अपने बच्चों को कोई चीज़ दिला नहीं सकेगा, तो मैं अल्लाह ना करे इस मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सदर पाकिस्तान से कि खुदारा ऐसे लोगों को बिठाएं जो कोई मईशत को मजबूत कर सके और मईशत को चला सकें। वरना ये मामला जो आपके वुज़रा है ना, वो एक वुज़रा आके TV कुछ बयान दे रहा होता है, दूसरा वुज़रा कुछ और बात कर रहा होता है। आप ही कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में अगर नरखों में इजाफा होगा तो ये होगा। आज पहला दिन है 2022 का और 4 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं, तो ये 4 रुपये नहीं बढ़े, ये पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ पे बढ़ जाएंगे, किराए पे बढ़ जाएंगे, तंदूर पे बढ़ जाएंगे, रोड पे बढ़ जाएंगे, सब्जी पे बढ़ जाएंगे, परचून के आइटम पे बढ़ जाएंगे, यानी कि हत्ता के कोई भी आइटम जो बंदा नौकरी करने जा रहा है वो किराया देगा, तो जो किराया 10 रुपये था 15 रुपये जाएगा, 15 रुपये, तो गरीब आदमी के पास से दूर हो रहा है। ये जो 2 अरब रुपए का जो उन्होंने कहा कि जी इससे कुछ नहीं होता, ये 2 अरब नहीं, ये 4 अरब रुपए का क्यों आवाम के ऊपर, ये 4 अरब रुपये जाके बैठेगा। अच्छा 4 अरब का भी मसला नहीं है, असल मसला आवाम का है। आवाम को क्या दे रहे हैं? 70 साल में इस आवाम को क्या दिया? हमारे बाद की जो मुल्क आज़ाद हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पता नहीं कहाँ से कहाँ नजर आ रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमें हर सियासी जमात जो आती है वो हमें झूठे झूठे ख्वाब दिखाती है, दावे करती है, वादे करती है, लेकिन ठीक है। इब्राहिम साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चलें ये तो हमने इस पर बहस कर ली, लेकिन अब ये पता है अगर लेट सपोज गवर्नमेंट ये नहीं करती, IMF के पास ना जाती तो क्या करते? कोई रास्ता था? डिफॉल्ट पे चले जाते? हमारे पास कोई रास्ता था इसके अलावा? क्या करते हैं? अगर आपको याद है तो ईरान पर अभी भी सैंक्शंस लगे हुए, फिर भी वो जिंदा है। इसी तरह तुर्की पे भी कोई वो IMF से कोई हेल्प नहीं आ रही, और तुर्की ने मैनेज किया किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने लीरा पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, गारंटीज दे दी कि जनाब लीरा पे अब आपको नुकसान नहीं होगा, आप लीरा में पैसे रखें, डॉलराइजेशन ना करें। और जो कुछ हो सकता था 3 साल पहले, ये सारे मुश्किल फैसले, अगर IMF से आपको बाहर रहना है तो आपको देखें, इन्होंने जिक्र किया पहले कि 30 से 35 अरब डॉलर पाकिस्तानी भेजता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, नंबर 1। नंबर 2 आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर 25 अरब है या कुछ, शायद आप IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलें तो आपकी 20 अरब रह जाए, आपको 40 से 50 अरब डॉलर आपका आसानी से आ सकता है। आपको अपनी इंपोर्ट्स जो है जितनी भी हैं उसमें आपको बहुत मुश्किल फैसले करने हैं, उसको कर्टेल करना है चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद देखिए हमारी बहुत बड़ी इंपोर्ट्स क्या हैं, हमारी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल। दूसरा बड़ा इंपोर्ट है हमारा एडिबल ऑयल, वो यहाँ पर इन्होंने सीड्स पे लगा दिया है, इंतहाई मकाना कदम है ये।
इसको तो फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से, और सब्सिडाइज आप फ्री सीड्स बांटें लोगों को, कहेंगे ऑयल क्रूड एडिबल ऑयल के मामले में हमें खुद कफील होना चाहिए। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। दूसरा आप देख लें कि शुगर के ऊपर कि आप उसकी जगह आप कॉटन हाई वैल्यू क्रॉप लगाएं, शुगर चाहे आप इंपोर्ट कर लें। आप महीने में आप मिसाल के तौर पे आपके घर में 5 किलो शुगर मुश्किल से आती होगी, जबकि आटा आपके घर में 20 किलो 25 किलो आता होगा। तो इसी तरह से अगर कॉटन आप ग्रो करते हैं तो इसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो आज करना पड़ रहा है। होने को अच्छी मैनेजमेंट होगी। मसला ये है कि वो लोग बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में कारोबार नहीं किया, उनकी पिछली नस्लों ने नहीं किया, और वो एक एकेडमिक लोग बैठे होते हैं जो कि अच्छा जी इधर का उधर कर दो, उधर का इधर। कई आइटम्स हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जनाब इस पे आप खत्म करो एग्जेम्पशन, इससे आम आदमी पे असर नहीं पड़ेगा। और इस मिसाल दी मैंने गाड़ियों की कि इस पे बिल्कुल आम आदमी जो रोटी के लिए तरसा हुआ वो गाड़ी से क्या लेना। ठीक है, अतीक रहमान साहब, आप क्या चाहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? जरा 2 मिनट रह गए प्लीज। मुख्तसर ये कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का सोर्स सोचा चाहिए, ये कर्जों से बाहर आना चाहिए। और रेवेन्यू का सोर्स एक ही तरह से बढ़ सकता है कि लोगों पे ये टैक्सेस की भरमार ना डालें, इसको अट्रैक्टिव करें, इसको आसान करें, ताकि लोग टैक्स देने की तरफ माइल हो। इनडायरेक्टली तो आप सबसे ही टैक्स ले लेते हैं, सैलरी में कट जाते हैं, हर जगह होता है। 40-50 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें अब नया सेल टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते ना लोग, 30 लाख है खाली टैक्स नेट। इनडायरेक्ट तो आपके पास सारा कुछ कलेक्शन आता है ना, मोची से लेके बड़ा आदमी तक आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है। वो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको ऑटोमेटिक आता है। शैम्पू खरीदो, माचिस खरीदो, जो करो, आप टेलीफोन की कॉल करो, आपको इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ये 30-40 किस्म के आपके आते हैं। बात सारी है कि हमको बढ़ानी है अपनी एक्सपोर्ट। एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा जरिया है एक्सपोर्ट। उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जो कुछ भी करना है वो तमाम तरीके अपनाए। और एक्सपोर्ट जो $25 बिलियन से आगे जाती नहीं 2013 से अब तक, उसको किसी तरह से आगे बढ़ाकर, जो अभी इन्होंने टारगेट मुतय्यन किया $57 बिलियन का, उसको उस पर लेके आए। और वो आ सकता है कराची शहर, जिसको अगर ये थोड़ा ख्याल करें। देखिए, कराची शहर एक बीमार शहर कर दिया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद हो गया। इस बीमार शहर में आपको 65% टैक्स देता है, आपकी एक्सपोर्ट में 55% कंट्रीब्यूट करता है। इस बीमार शहर का जरा ख्याल कर लें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, तो यही आपकी टोटल रेवेन्यू और $50 बिलियन की आपको एक्सपोर्ट करके दे दें। ठीक है, शेख हबीब साहब, मैं पूछना चाहूंगा, कोई मशवरा देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को? आखिरी मिनट मेरे पास। मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि अपने उन लोगों को मदऊ करें, उन लोगों से बात करें, उन लोगों से बात करें जो इस मुल्क को समझते हैं और जानते हो, इस मुल्क में जो पैदा हुए हैं। जो वो टेक्नोक्रेट जो बाहर से आप बुला के बिठाए, उन्हें हमारे लोगों का पता ही नहीं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के मसाइल क्या है। ठीक है, तो मेरी मुतमाना गुजारिश है कि कम से कम ऐसे लोगों को बिठाए ताकि आवाम का वो ख्याल कर सके। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। मैं सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूँगा कि 2022 में अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली आए, अमन आए, चैन आए और तरक्की हुई। ये मुल्क हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से हासिल किया। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मीर अली जो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में 2 रोज़ पहले हमारे 4 जवान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। हम उन फौजी जवानों को अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से सलूट पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाज़त करे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।